फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। देखो बच्चों, हमारा जो एम्स का आप लोगों का नोटिफिकेशन आ गया है, एम्स सीआरई है ना। तो अभी आप लोगों का जो आपको एग्जामिनेशन डेट भी दी हुई है, बहुत ही कम समय है आप लोगों के पास। 25 एंड 26 ऑफ अगस्त को आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होना, टेंटेटिवली एग्जामिनेशन डेट दी हुई है, बट आप इसको मान के ही चलिए। ओके, तो अभी मैं क्या आपके पास जितने भी दिन हैं है ना, 40 लगभग 40 डेज हमारे पास है। तो अभी मैं क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। तो अभी जो है हमारा इसका जो एग्जाम पैटर्न है तो उसके बारे में बात करूँ तो उसमें 80 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के आने, बाकी 20 जनरल के हैं। तो मेरे बच्चे जनरल तो खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं है ना, तो क्योंकि मैं तो आपको फार्मेसी प्रिपेयर कराती हूँ। तो 80 क्वेश्चन जो फार्मेसी के हैं, तो अभी जो है डेली हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, इसमें कि 80 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सब ने किताबें पढ़ी हुई हैं बच्चों, है ना। तो हमने किताबों से प्रेपरेशन बढ़िया कर ली। अभी हमें ज़रूरत है किसके, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की, और वो मैं तुम्हारी बहुत ही बढ़िया कराने वाली हूँ, ठीक है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे डेली। आपको एक प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाने की पूरी कोशिश करूंगी, ओके, जिसमें हमारे 80 क्वेश्चंस रहेंगे। जहां पर ज़रूरत होगी वहां पे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करेंगे, है ना, जिससे कि और भी आसपास की चीज़ें हमारी क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आते, सभी को पता है, लेकिन जो है उसके आसपास की चीज़ें भी हमें पता होती है, तो वहीं से जो है आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ठीक है, तो 80 क्वेश्चंस है आज की वीडियो में, ओके। तो इनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमारे देखो एम्स के लिए हमने इसको स्टार्ट करा, तो एम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी आपको पता है हमारा जो स्टैंडर्ड डिप्लोमा का ही सिलेबस ऑल ओवर इंडिया फॉलो होता है। तो आपके जैसे कि गुजरात में जो वैकेंसी आई है 128 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो गुजरात के लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम की वैकेंसी है, तो है ना, उनका भी एग्जामिनेशन अगस्त में ही है, तो उसके लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट है, ठीक है। जितने भी आपकी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है, रेलवे है आपका, है ना, सभी के लिए आप सीआरपीएफ, आईटीबीपी और डिफरेंट जितने भी स्टेट के आपके एग्जाम्स हैं, तो सभी के लिए आप जो है इनको फॉलो कर सकते हैं बच्चों, बहुत यूजफुल रहते हैं। बाकी एम्स के लिए हमने जो 5000 जो प्लस एमसीक्यूज वाली जो मेरी सीरीज़ है ना, तो उसको भी फॉलो करना। उसमें भी वीडियोज़, उसमें लगभग हमने 6000 से ऊपर ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ओके। तो उसको भी आप फॉलो करना। और बाकी जो ऐप है फार्मा एमसीक्यू की जो ऐप है, वहाँ पर भी आपको एम्स के लिए कम समय में आपको बेहतरीन प्रेपरेशंस करने के लिए आपको वहाँ पे क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराया हुआ है। बाकी टेस्ट सीरीज है जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। इसी टाइप के एमसीक्यूज़ की आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा। बहुत ही जो है अच्छे एमसीक्यूज़ जो हैं मैंने उसमें आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो बच्चों, अभी हो गई बहुत सारी बातें, अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, एक्जिनटाइड इज तो एक्जिनटाइड क्या है, ठीक है। तो ये तुमने बताना है एक्जिनटाइड होता क्या है। तो देखो इसके जो तुम्हें ऑप्शंस दे रखी है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। देखिए एक्जिनटाइड जो होता है बच्चों GLP-1 का ही एनालॉग होता है, तो आंसर तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए GLP-1 जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, GLP का फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो क्या होगा, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड होता है। क्या होता है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, इनक्रेटिन होता है, इंसुलिन को रिलीज कराता है पेनक्रियाज से, ठीक है। लेकिन इसके साथ में GLP के साथ में GLP-1 जो होता है, इसके साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई हमारा DPP-4 एक एंजाइम होता है, वो ना इसको डिग्रेड करा देता है, ओके। तो इसीलिए इसका एनालॉग है एक्जिनटाइड, GLP-1 एनालॉग होता है। तो ये जो एक्जिनटाइड होता है बच्चों, ये DPP-4 से रेजिस्टेंट होता है। DPP-4 इसको जो है डिग्रेड नहीं कराता, ये DPP-4 रेजिस्टेंस होता है, ओके। तो एक्जिनटाइड क्या है आपका, GLP-1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट कह दो, एनालॉग कह दो, है ना। और ये क्या करता है बच्चों, इंसुलिन को सिक्रेट कराएगा, उसका सिक्रेशन बढ़ाएगा इंसुलिन का, और ग्लूकागोन का सिक्रेशन कम कराता है, ओके। तो इसलिए इसको टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ करा जाता है, ओके। और इसको सबक्यूटेनियस रूट से यूज़ करते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो गया। बाकी DPP-4 डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है बच्चों। DPP-4 इनहिबिटर में आपके ग्लिप्टन वाली ड्रग आती है। देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि DPP-4 इनहिबिटर मतलब कि जैसे सीटाग्लिप्टन क्या है, ग्लिप्टिन क्या है, तो ये हमारा DPP-4 इनहिबिटर ही होता है बच्चों, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन में, है ना। तो यहाँ पर आपका ग्लिप्टिन वाले ये DPP-4 इनहिबिटर तो ये होता नहीं है एक्जिनटाइड, तो ऑप्शन तो 1 ही करेक्ट हो गया। बाकी
फैसिलिटेटर ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अकॉर्ड द सेल या इनहिबिटर ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन द जीआईटी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है ना। एक्जिनेटाइड के बारे में तुमको बता दिया, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 एनालॉग होता है, GLP-1 का एनालॉग है, एक्टिवेट कराएगा GLP-1 रिसेप्टर को, इंक्रीज करता है इंसुलिन का सिक्रेशन ज़्यादा कराएगा, ग्लूकागोन का सिक्रेशन कम कराएगा, और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को भी स्लो कराता है ये। ओके ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट इसको आपके जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है ना उसमें इसको यूज़ करा जाता है, किसको, हमारा एक्जिनेटाइड होता है। ओके तो इसको टाइप 2 डायबिटीज़ में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन। तो सिफालोस्पोरिन की जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों। आपने फर्स्ट जनरेशन में क्या याद रखेंगे, सारी सिफा वाली रख दिया ना, सिफालोथिन, सिफाजोलिन फर्स्ट जनरेशन में आ जाएगी, सिफालिक्सिन, सिफाराडिन और एक्सेप्ट सीफाक्लोर जो होती है ये सेकंड जनरेशन में आती है। सेकंड जनरेशन में एक तो सीफाक्लोर आपको याद होगी, ऑटोमेटिक याद हो गई, और एक सिफिरोक्सिम याद कर लो, सिफिरोक्सिम और सिफिरोक्सिम एक्सिटिल, दो ये याद कर लो, सिफिरोक्सिम एक्सिटिल। तो सिफिरोक्सिम क्या है बच्चों, सेकंड जनरेशन है तुमसे। और सिफपिम फोर्थ की तुमने दो याद कर रखी है, एक तो सिफपिम एक सिफपिरोम है, सिफपिरोम है ना, ये दो हैं आपकी फोर्थ की। बची क्या, ऑप्शन 3 सिफोटाक्सिम आपकी थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन है। इस तरीके से, क्योंकि थर्ड जनरेशन में बहुत सारी आती है ना, तो आप उन सारी को याद करोगे। इस सच आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली आपको याद, फर्स्ट सेकंड फोर्थ वाली याद रह जाएगी, तो एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हो है ना। सिफालोस्पोरिन का क्वेश्चन आपका बिल्कुल बढ़िया सही होने वाला है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। ओके नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एंटीडायबिटिक एक्शन। ठीक है, तो एंटीडायबिटिक ड्रग का मैकेनिज्म दे रखा है, कौन सा करेक्ट है वो आप लोगों ने बताना। करेक्ट कह रहा डैपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन। तो एक बात याद रखो, ग्लीफ्लोजिन वाली, जो ग्लीफ्लोजिन वाली है, डैपाग्लिफ्लोजिन हो, कैनाग्लिफ्लोजिन हो, ये आपके SGLT2 के इनिबिटर होता है। ये SGLT2 क्या करता है, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्ब कराता है, तो इसको इनिबिट करा देंगे, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, इसलिए तो इसको आप डायबिटीज में यूज कर रहे हो है ना। क्या करना है, ग्लूकोज को तो हमने कम कराना है कि भाई हमारा डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, ग्लूकोज बढ़ा हो सो तुमने कम कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 1 तो वैसे करेक्ट ही दे रखा है, बाकी ग्लिपिजाइड ग्लिकलेजाइड आपकी क्या है बच्चों, सल्फोनाइल यूरियाज है। सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आपकी ग्लिपिजाइड ग्लिकलेजाइड ग्लिमेपिराइड ग्लाइबिराइड ग्लिबेनक्लेमाइड ये सारी जी वाली ड्रग आती है। तो DPP-4 इनहिबिटर तो बच्चों नहीं होती है ये। DPP-4 इनहिबिटर मैंने आपको क्या बताया, ग्लिप्टिन वाले ड्रग बताई, जैसे कि लीना ग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, एक ग्लिप्टिन वाले DPP-4 इनहिबिटर होते हैं। तो AMPK के एक्टिवेटर नहीं होते। एक कार्बोज मिग्लिटोल वोग्लीबायोज आपके पोटाशियम ATP चैनल को ब्लॉक नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा 1 बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कोज बाय माल अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 ओके एंड करेक्टराइज बाय डिक्रीज प्रोडक्शन हो गया HCl का इन द स्टमक एंड डेफिशिएंसी इंट्रिंसिक फैक्टर। तो भाई इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी तुमने क्या पढ़ रखा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सिड्रोब्लास्टिक परनिशियस एप्लास्टिक एनीमिया बोन मैरो सप्रेशन की वजह से होता है, बोन मैरो सप्रेस हो जाती है एप्लास्टिक एनीमिया में। यहाँ पर आपका परनीशियस एनीमिया होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई है ना। इंट्रिंसिक फैक्टर आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यही लिखा है माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो आपका क्या है, ये परनीशियस एनीमिया। याद रखना इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 ओके, ये बात याद रखना। यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट ACE इनहिबिटर। तो बच्चे तुम्हें पता है ACE इनहिबिटर में तुम्हारी प्रिल वाली ड्रग आती है। ACE इनहिबिटर मतलब कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कराने वाली ड्रग। भाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ते हो, वहां पर आपके ACE इनहिबिटर आते हैं। भाई देखो ACE इनहिबिटर क्या करते हैं, जो आपका ACE एंजाइम को इनहिबिट करा रहा है। ACE एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। देखो आपका जो एंजियोटेंसिनोजन होता है, एंजियोटेंसिनोजन पे आपके रेनिन ने काम करा, फिर क्या बना, एंजियोटेंसिन 1 बना। यहाँ पर आपका ACE एंजाइम आया फंक्शन में, यहाँ पर एंजियोटेंसिन 2 बना। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 है पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा के BP बढ़ा देता है। ओके, तो अब क्या करोगे, तुमने यहाँ पर इस एंजाइम को इनहिबिट करा दिया बच्चों, तो क्या होगा, ये एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं, तो BP बढ़ेगा नहीं। यही तो आपका गोल होता है जब आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ते हो। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब कि हाइपरटेंशन को ठीक करना है, BP बढ़ा हुआ उसे कम कराना है। तो एंजियोटेंसिन 2 को नहीं बनने दोगे तो ये बढ़ाएगा ही नहीं BP, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराएगा। तो यहाँ पर आपके ACE एंजाइम ये ACE इनहिबिटर्स होते हैं। तो एक बात हमें याद है भाई, इसमें हम
प्रिल वाली ड्रग पढ़ते हैं, प्रिल वाले, लाइक कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, फोसिनोप्रिल, प्रिल वाले होते हैं। तो कैप्टोप्रिल होता है, टेरेंडोप्रिल होता है, लिसिनोप्रिल होता है। विरापामिल, विरापामिल इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बच्चों किस में आता है विरापामिल? विरापामिल इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव होता है, फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में विरापामिल आता है, ध्यान रखना। ओके, आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्ट है बच्चों? एंटीवायरल ड्रग जो तुम्हारी होती है ना, उसके मैकेनिज्म से क्वेश्चन है, मतलब कि क्लासिफिकेशन से, एक तरीके से, सॉरी मैकेनिज्म नहीं, क्लासिफिकेशन, एंटीवायरल का क्लासिफिकेशन। देखो कौन सा करेक्ट है। देखो आपको दिया है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में रिटोनाविर दिया है, प्रोटीएज इनहिबिटर में इंडिनाविर। तो प्रोटीएज इनहिबिटर में इंडिनाविर बिल्कुल सही है। मैंने तुम्हें प्रोटीएज इनहिबिटर में कौन कौन सी ड्रग बता रखी है, रिनसल से मैंने आपको ड्रग बता रखी है ना। तो रिटोनाविर, इंडिनाविर, नैल्फिनाविर, साक्विनाविर, एम्प्रिनाविर, लोपिनाविर, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिटोनाविर, ये आपका जो रिटोनाविर है ये प्रोटीएज इनहिबिटर होता है, इंडिनाविर भी प्रोटीएज इनहिबिटर है, साक्विनाविर भी प्रोटीएज इनहिबिटर है, इंटीग्रेज इनहिबिटर नहीं होता, काट दो, इसको भी काट दो। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में टिनोफोविर नहीं आता, नहीं आता। टिनोफोविर कहाँ आता है वो बताती हूँ, 1 मिनट पहले ही देखो। NNRTI में आपकी END से तुम तीन ड्रग याद रखते हो, नेविरापिन, इफाविरिन, डिलाविडिन। ये आपके न्यूक्लियोसाइड रिवर्स, नॉन न्यूक्लियोसाइड, NNRTI नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में END से 3 ड्रग याद कर ली, ठीक है। टिनोफोविर, टिनोफोविर का आता है जब एंटी हिपेटाइटिस वायरस वाले ड्रग पढ़ते हो, एंटी हिपेटाइटिस वायरस वाले ड्रग, तो उसमें एक तो होती है हिपेटाइटिस बी के लिए जो यूज़ करते हैं, हिपेटाइटिस सी के लिए। हिपेटाइटिस सी के लिए जैसे कि आपने रिबाविरिन याद कर रखी होगी, रिबाविरिन, इंटरफेरोन अल्फा, ये हिपेटाइटिस सी के लिए यूज़ करे जाते हैं। हिपेटाइटिस बी के लिए ना आपके जैसे ये टिनोफोविर है ना, ये हिपेटाइटिस बी के लिए यूज़ करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं आएगी, तो करेक्ट कौन सा हुआ इसमें से? ऑप्शन 2 करेक्ट हो। प्रोटीज इनहिबिटर में इंडिनाविर बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, ऑप्शन 2 तुम्हारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स आर मीडिएटेड बाय, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है ना, बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन है। स्ट्रेस में, इमरजेंसी में कौन सा आपका नर्वस सिस्टम काम करता है ना। तो पैरासिम्पैथेटिक तो आपका जो है नॉर्मल, अभी शांति से आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम का जब एक दिन पहले एग्जाम से है ना, अगले दिन हमारा एग्जाम हो, जब हमारी सिचुएशन कैसी रहती है ना, बिल्कुल इमरजेंसी वाली सिचुएशन रहती है, तो वहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक। अभी शांति से आराम से पढ़ रहे हो, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, वो आपका पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो ये फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है बच्चों, ये आपका सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है ना। पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मली जो आपका इसमें ब्रैडिकार्डिया होगा, है ना, सिक्रेशन इंक्रीज होते हैं, सलेवेशन, यूरिनेशन, लैक्रिमेशन, सारे ट्रैकोब्रोंकियल सिक्रेशन, सारे सिक्रेशन इंक्रीज होते हैं, है ना। लेकिन सिंपैथेटिक में भाई क्या है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, ब्रोंकाई मतलब बहुत तेज तुम सांस लोगे, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है पैरासिम्पैथेटिक में, याद रखना। सिक्रेशन सारे कम हो जाएंगे, सलेवेशन, यूरिनेशन, लैक्रिमेशन, ट्रैकोब्रोंकियल सिक्रेशन सब कम हो जाएंगे इसमें सिंपैथेटिक में, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स जो है ना बच्चों, ये फंक्शंस जो है क्या क्या, ब्रैडिकार्डिया किस में है, तो ब्रोंकोडायलेशन किस में है, ये भी तुम्हें आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आपको मीडिएटेड बाय, तो ये ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट चूज। देखो कौन सा करेक्ट मैच है, एक बार अच्छे से देखो और पढ़ो और आंसर करो। देखो हाँ, अब दिख गया तुम्हें क्वेश्चन, सही दिख गया। अब देखो ये आपके M1, देखो M1 M2 कहाँ पढ़ते हो, जो एस्टाइलकोलिन के जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो उसमें मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं आपने पढ़े, और निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। किसके हैं ये? आपके एस्टाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो निकोटिनिक LGIC लिगेंड आयन चैनल्स में से आते हैं, मस्करिनिक आपके GPCR में आते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, पता है हमें ये बात, है ना। तो इसमें NN और NM होते हैं, किसमें? आपके निकोटिनिक में। मस्करिनिक में M1 M2 M3 M4, अभी M5 भी है, लेकिन ज़्यादा हम M1 M2 M3 पढ़ते हैं, M5 तक वैसे होता है। तो M1 जो होता है, अब यही लिखा हुआ है इसमें, देखो M1 एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर कन्फाइंड टू ब्रेन, नहीं, गलत है बिल्कुल। M2 रिसेप्टर न्यूरल नहीं होते, M1 न्यूरल होते हैं, M3 कार्डिक नहीं होते, M2 कार्डिक होते हैं, है ना। M4 ग्लैंडुलर नहीं होते, M3 ग्लैंडुलर होते हैं। तो काट दो फर्स्ट ऑप्शन, तो M1 न्यूरल बिल्कुल करेक्ट है,
M2 ब्रेन के लिए नहीं होता भाई, M2 जो है हमारा हार्ट के लिए कार्डिक होगा। M1 न्यूरल सही है, M2 कार्डिक बिल्कुल सही है, M3 जो होता है ग्लैंडुलर होता है, M4 बिल्कुल कन्फाइंड टू ब्रेन बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 वाला बिल्कुल करेक्ट बच्चों लिखा हुआ है। बाकी एक बार देख लो नेक्स्ट में M1 को ग्लैंडुलर लिख के इन्होंने गलती कर दी है ना, तो यहाँ पे न्यूरल होता है M1। ठीक है, तो क्या याद रखना है, इन शॉर्ट आपको समझ के आई, तुम्हें याद क्या रखना है ना। तो ऑप्शन तो 3 करेक्ट हो गया है ना। तो एक बार देखो, ठीक है, M1 जो होते हैं बच्चों, M1 जो होते हैं ये क्या है, न्यूरल, M2 हार्ट में है तो कार्डियक है ना। देखो बीटा के तो 1 आपके रिसेप्टर होंगे हार्ट में, और M1 M2 में से M2 हार्ट में होंगे, बीटा 1 M2 याद रखना है ना, M3 ग्लैंडुलर याद रखोगे है ना, और M4 आपके जो ब्रेन के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइप्रिडामोल एनहांस एंटीप्लेटलेट इफेक्ट बाय, तो एंटीप्लेटलेट ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। मतलब कि जो है कैसे मैकेनिज्म है ड्रग का है ना। डाइप्रिडामोल एनहांस करा रही है एंटीप्लेटलेट इफेक्ट को, कैसे बताओ। डाइप्रिडामोल एंटीप्लेटलेट ड्रग में पड़ी होगी, बिल्कुल पड़ी होगी। डायरेक्टली इनिबिट कराएगी कोक्स की एक्टिविटी को, यहाँ पर तो भाई आपकी एस्प्रिन कर लेगी एक फंक्शन, तो कोक्स को इनिबिट कराने का काम तो हमारे एस्प्रिन का है। एक्टिवेट कराएगी प्लाज्मिनोजन को, ऐसा नहीं होता भाई है ना, इसमें इनिबिट कराना है फॉस्फोडाइस्टर्स एंड एडिनोसिन के अपटेक को, बिल्कुल करेक्ट है। डाइप्रिडामोल बच्चों वैसोडाइलेटर प्रॉपर्टी रखती है, क्या करती है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस को इनिबिट कराती है और एडिनोसिन के अपटेक को भी इनिबिट कराती है डाइप्रिडामोल। बाकी एंटागोनाइज थ्रोम्बोक्सेन रिसेप्टर तो ऐसा नहीं होता, ऑप्शन 3 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है। डाइप्रिडामोल का जो है कैसे काम करती है, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। तो एंटीप्लेटलेट ड्रग का एक बारी क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एंटीप्लेटलेट को एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग भी तुम कहते हो, तो इसमें एक तो थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाली ड्रग है ना, जो कोक्स पे एक्ट करेगी, इरिवर्सिबल तरीके से कोक्स को इनहिबिट कराएगी। कोक्स मतलब साइक्लोऑक्सीजनेज मैं बोल रही हूँ, ओके। तो एस्प्रिन आएगी। प्लेटलेट के साइक्लिक एएमपी को एनहेंस कराती है ना, तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर जो तुम्हारी डाइप्रिडामोल तुमने अभी देखा, P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक कराती है। ध्यान रखना है क्योंकि एमसीआरई का प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन था और भी एक दो एग्जाम में पूछा है, P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाली ड्रग कौन सी है। टिक्लोपिडीन है, क्लोपिडोग्रल है, प्रेस्यूग्रिल है और टिकाग्रिलोर है। कौन कौन सी है, देखो टिक्लोपिडीन, क्लोपिडोग्रिल, ठीक है। तो दो तो तुम्हें याद होगी, टिक्लोपिडीन, क्लोपिडोग्रिल, प्रेस्यूग्रिल और टिकाग्रिलोर, प्रासुग्रिल और टिकाग्रिलोर है ना, याद रखना। जीपी सेकंड में थर्ड रिसेप्टर एंटागनिस्ट में एप्सिक्सिमैब, टिरोफिबन, एप्टिफिबाटाइड आता है। ठीक है, तो ये एंटीप्लेटलेट ड्रग थी हमारी, थोड़ा सा हमें याद रखना है। नेक्स्ट है फोकोमिलिया इज कोज्ड बाय, देखो फोकोमिलिया मेरे बच्चों, फोकोमिलिया में होता क्या है, सील लाइक लिम्स हो जाते हैं। ठीक है, सील लाइक लिम्स हो जाते हैं। तो ये जो है फोकोमिलिया इज टेराटोजेनिक इफेक्ट। टेराटोजेनिसिटी होता है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फीटस। जब प्रेग्नेंट जो लेडी है वो कोई ड्रग ले लेगी, उससे फीटस में कोई डिफेक्ट आ गया, वो टेराटोजेनिक ड्रग हो गई है ना। तो थैलिडोमाइड आपकी टेराटोजेनिक ड्रग है, इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या है भाई, फोकोमिलिया करा देती है, सीलियक लिम्स करा देती है। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। बाकी देखो ग्लीवन क्लेमाइड आपका ग्लाइब्यूराइड भी बोलते हैं इसको, तो ये तो आपका सल्फोनालूरियाज में सेकंड जनरेशन में आता है, इट इज नॉट टेराटोजेनिक, ओके। इंडापामाइड और जीपामाइड कहाँ पढ़ा भाई तुमने, थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स जब पढ़ते हो ना, थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स में क्लोरथैलिडोन और मिटोलाजोन के साथ इंडापामाइड, जीपामाइड भी आता है, ये वहाँ आते हैं। तो ये दीज आर नॉट टेराटोजेनिक है ना। तो यहाँ पर तो ऑप्शन 4 आपका थैलिडोमाइड ही टेराटोजेनिक और फोकोमिलिया कोज करा देता है, ओके। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है वॉल्प्रोएट एंड कार्बामाजिपिन कैन बी यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ सीजर्स, बताइए। देखो वॉल्प्रोएट और कार्बामाजिपिन्स को यूज़ करोगे एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग कौन से टाइप के सीजर्स को मैनेज करने के लिए, कह रहे बोथ पार्शियल सीजर एंड टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, बोथ टॉनिक क्लोनिक एंड स्टेटस एपिलेप्टिकस। देखो स्टेटस एपिलेप्टिकस जो है बच्चों उसके लिए डायजेपाम दिया जाता है, डायजेपाम याद रखोगे, डायजेपाम लोराजेपाम किसके लिए, स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए, ओके। ओनली फेब्राइल सीजर्स, तो फेब्राइल के लिए भी आपका ये डायजेपाम ही जाएगा, तो ये स्टेटस और फेब्राइल के लिए भी नहीं होते। 3 ऑप्शन तो कट गए, तो ऑप्शन 1 ही बचा, बोथ पार्शियल सीजर एंड टोनिक क्लोनिक सीजर, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ओके। नहीं तो विच फेज ऑफ साइकिल शॉर्टेस्ट फेज है इन टर्म्स ऑफ टाइम के टर्म्स में, शॉर्टेस्ट है इन टर्म्स ऑफ टाइम, बताओ। देखो
सेल साइकिल की फेज G1 होता है, S होता है, G2 होता है, G1 S G2 M, है ना G1 गैप 1 होता है, उसके बाद S सिंथेटिक फेज जिसमें DNA का एप्लीकेशन होगा, G2 गैप 2 होता है, उसके बाद M जो माइटोटिक फेज होता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे क्या पूछा, शॉर्टेस्ट फेज जो होता है वो M फेज होता है, माइटोटिक फेज। ये सबसे लंबा, G1 सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। इसमें सेल प्रिपेयर करती है खुद को, क्योंकि नेक्स्ट फेज में DNA का एप्लीकेशन होना है। S में सिंथेटिक मतलब DNA की सिंथेसिस होती है ना। तो यहाँ पर जो होती है सेल खुद को प्रिपेयर करती है, तो ये सबसे लंबी फेज होती है ना। S फेज जो है बच्चों G1 से छोटी है, लेकिन M वाली से तो बड़ी होती है। सबसे छोटी फेज तो आपकी M ही होती है। यही पूछा शॉर्टेस्ट, है ना। ठीक है, तो M वाली हो जाएगी। जो करेक्ट आंसर तुम्हें दे रखा है M फेज माइटोटिक फेज, है ना। ठीक है, और ये तीनों को इंटरफेज बोलते हो, G1 S G2 ये आपका इंटरफेज होता है, इंटरफेज। और यहाँ पर M फेज को माइटोटिक फेज बोलते हैं, माइटोटिक फेज। ठीक है, तो इसमें हो गया तुम्हारा ऑप्शन 3। अब तुमसे पूछ ले DNA की सिंथेसिस जो होती है वो कौन सी फेज में होती है, तो S फेज में कहोगे तुम, है ना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। धतूरा, स्ट्रामोनियम, एट्रोपा। भाई धतूरा कोई स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना दे रखा है तुम्हें, हायोसामस निगर, है ना। नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। आपके जो है ट्रोपिन एल्कलोइड्स दे रखे तीनों के तीनों, है ना, तो नहीं होते। कोंडोडेंड्रोन टोमेटोसम किसका सोर्स है ये बताओ। ये सोर्स है हमारे क्यूरेरे का, क्यूरेरे। तो क्यूरेरे में क्या होता है आपका, प्लस ट्यूबोक्यूरेरिन बोल दो या डी ट्यूबोक्यूरेरिन, है ना। जो क्या होता है बच्चों, आपका स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी रखता है। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अल्कोहल सोल्यूशन ऑफ सोडान 3 एंड टिंचर ऑफ एल्काना आर द रिएजेंट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, है ना। देखो अल्कोहलिक सॉल्यूशन हो सुडान 3 का या फिर टिंचर ऑफ एल्काना हो, ये दोनों देंगे रेड कलर। किसके साथ में देते हैं, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हो भाई, रेजिन्स नहीं है, अल्कलॉइड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, वॉलेटाइल ऑयल्स अगर प्रेजेंट हैं तो ये जो है आपके रेड कलर देते, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन 4 वॉलेटाइल ऑयल करेक्ट है। जैसे वैनिशिंग क्रीम इज ऑइंटमेंट में भी क्लासिफाइड एज वैनिशिंग क्रीम। VOW से मैंने तुम्हें बताया था, ऑल इन वाटर इमल्शन में तुम्हारा वैनिशिंग क्रीम आता है। वैनिशिंग क्रीम में स्टीयरिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, स्टीयरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो वैनिशिंग क्रीम जो है बच्चों ये आपका आएगा, किस में आएगा, वाटर सोल्यूबल बेस, ओलेजिनस एब्जॉर्प्शन या इमल्शन बेस। तो ऑइंटमेंट के बेस दे रखे तुम्हें, ओलेजिनस बेस आता है ना, वाटर सोल्यूबल, एब्जॉर्प्शन, इमल्शन। तो यहाँ पर हमारा इमल्शन बेस हो गया ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट मीन्ड फॉर सिस्टमिक यूज। भाई नाइट्रिलमाइसिन, सिसोमिसिन, नियोमाइसिन, पैरोमोमाइसिन। ठीक है, तो हमने पढ़ा नियोमाइसिन और फ्रामाइसिन आपकी टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है ना, तो यही आपकी नॉट मीन्ड फॉर सिस्टमिक यूज हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि दीज आर टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ओके, और नियोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम किस ऑब्टेन होती है, स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रैडी से, FRADI। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट है हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम रेशो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो तुमने बताना है कार्बोहाइड्रेट में। क्या है जनरल फॉर्मूला, CnH2nOn, यही होता है ना, या फिर CnH2O का N, ऐसा लिखते हैं जनरल फॉर्मूला तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट का। तो हाइड्रोजन तो डबल है ऑक्सीजन से, है ना, तो 2:1 का रेशो हो गया कि नहीं हुआ, 2:1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2:1 का रेशो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई पेयर ऑफ C4 एपिमर, है ना। तो इसमें C4 एपिमर कौन सा है ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है इसमें से, है ना। देखो आपको दिया हुआ है डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज। देखो आपका जो होता है C4 एपिमर की यहाँ पर बात करी गई है बच्चों। तो देखो एक बारी जब हम ग्लूकोज के जो आपका जो मतलब C4 देखो आपका जो ये ग्लूकोज का आपने इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाया होगा, है ना, बनाया है, बिल्कुल बनाया है। ठीक है, तो इसमें इधर ये OH होता है, फिर उसके बाद H, फिर उसके बाद OH, फिर आपका OH, है ना। ये उधर इधर OH है तो इधर H होगा, फिर ये OH, ये फिर HH। ठीक है, तो ये आपका ग्लूकोज होता है। तो आपका जो होता है C4 एपिमर, ग्लूकोज का जो है C4 एपिमर हो जाएगा, जो है यहाँ पर बनाएंगे हम लोग, किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, गैलेक्टोज, है ना। ये फोर्थ देखो 1 2 3 4th नंबर पर यहाँ पर ये OH की जगह H हो जाएगा, H की जगह OH हो जाएगा, सिर्फ इतना होता है। ठीक है, ये आपका हो गया है क्या,
गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। ओके, ये है हमारा गैलेक्टोज। तो ये क्या है, सी ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या होते हैं मेरे बच्चों, C4 एपिमर होते हैं, है ना। यहीं पे मैं आपको C2 एपिमर भी बता दूं। तो आपका जो ये ग्लूकोज है, यहाँ पर अगर ये सेकंड नंबर का जो पोजीशन है, ये OH और H की पोजीशन अगर चेंज हो जाए तो ये आपका C2 एपिमर हो जाएगा, जो कि मैनोज होता है ना। तो अभी आगे क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको इसलिए बता दिया। तो आइडेंटिफाई करो अब C4 एपिमर कौन सा है। तो डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज होता है बच्चों C4 एपिमर। आपका जो डी ग्लूकोज और डी मैनोज जो होते हैं ये C2 एपिमर होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। ए 2% सलाइन सोल्यूशन क्या होता है, बच्चों को 0.9% आपने जो पढ़ा है, हमारा जो NaCl जो होता है आइसोटोनिक होता है, तो 2% हो जाएगा। वो अगर इससे कम होगा तो आप कहोगे हाइपोटोनिक, अगर इससे ज़्यादा होगा तो तुम कहोगे हाइपरटोनिक। अब 2% इज मोर देन 0.9%, है ना, तो ये आपका क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। अगर आप कहते 0.7% तो आप कह देते हाइपोटोनिक। ओके, अगर हम कहते 0.9% तो आइसोटोनिक हो जाता, 0.9%। हाँ, दैट C2 एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज, भाई यही बताया मैंने आपको, बताया कि नहीं बताया। चलो भाई एक बार फिर से बता देते हैं, दोबारा से बना देते हैं। जितनी बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही चीज़ें क्लियर होती हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर OH है, फिर H है, फिर दोनों OH होंगी, इधर अपोजिट करना है, इधर H फिर OH, ठीक है। सेकंड पे अगर तुमने दोबारा से बनाया, सेकंड पे तुमने अगर इसको कर दिया CH2OH, ठीक है, बाकी सारे सेम होंगे, सेकंड पे ये चेंज हो जाएगी पोजीशन, ये आपका मैनोज होता है, बाकी सारे जो है एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। तो ये मैनोज है C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो आपका जो है आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन जो है 1 में दिया हुआ है तुम्हें, डी मैनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबोलाइट ऑफ स्पायरोलैक्टोन। भाई स्पायरोलैक्टोन इज पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक। क्या होता है, पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक होता है। एस से स्पायरोलैक्टोन, एस से स्टीरोइडल होता है, पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक होता है, स्टीरोइडल होता है। इसका मेटाबोलाइट होता है कैनड्रिनोन होता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन सी में दे रखा है। ओके, पोटाशियम स्पैरिंग है तो हाइपर कैलीमिया करा देता है। देखो आपके थायजाइड्स और लूप डायूरेटिक तो हाइपोकैलीमिया कराते हैं, लेकिन तुम्हारा जो पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक हाइपर कैलीमिया कराते हैं, याद रखने है इस बात को। ओके, तो यहाँ पर मेटाबोलाइट कैनड्रिनोन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी एम्ब्रिनोन, मिल्ड्रिनोन, ये आपके फोस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर में पढ़े थे ना आप लोगों ने, वही है, ठीक है। सैमजोनोन, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, कैनड्रिनोन। प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा इज बेस्ड अपॉन। तो IR जो है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो IR का जो प्रिंसिपल होता है बच्चों, थोड़ा सा याद रख लेना, मोलिकुलर वाइब्रेशंस देखने को मिलता है तुम्हें, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉन्गेस्ट बोन तुमसे पूछी हुई है, लॉन्गेस्ट बोन पूछे, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछे, आंसर हमारा होगा क्या, फीमर होती है लॉन्गेस्ट, जिसे आप थाई बोन भी कहते हो, थाई बोन भी जिसे हम कहते हैं ना, फीमर होती है। ओके, नहीं तो बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय। भाई बोन्स को बोन्स से कौन जोड़ रहा है, भाई बोन्स को बोन्स से जोड़ने वाला जो होता है वो होता है BBL, लिगामेंट होता है, और बोन्स को मसल्स से जोड़ेगा कौन, MBT, टेंडन्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा लिगामेंट मेरे बच्चे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने सोचा। नहीं, सूचर्स बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल, एग्जाम्पल ऑफ स्कल की बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है बच्चों, उन्हें आप सूचर्स कहते हो। ये सूचर्स तुम्हारे क्या होते हैं, ये फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, जिन्हें हम फिक्स्ड जॉइंट्स भी कहते हैं, इन्हें हम इमूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं। ये 3 टाइप के जॉइंट्स तुम्हें हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। ओके, तो स्कल की बोन्स के बीच में कौन से जॉइंट्स है, सूचर्स, फाइब्रस या फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं, है ना। 3 टाइप के जॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नड बाय प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट, इन विच ईयर वाज दिस एक्ट पास्ड। सभी को पता है भाई फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ, 1948 में, 1948। एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी में ड्रग, शेड्यूल जी में मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए शेड्यूल जी तुम्हारा तुमने GMS से याद कर रखा है ना। तो जी में कौन सी ड्रग आ जाएगी, इसमें से जो मेटफॉर्मिन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
ऑप्शन ए, जो कि आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में मेटफॉर्मिन आता है। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी CDLK से याद कर रखा है हमने, कोलकाता में है सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, जो कि तुम्हें ऑप्शन ए में मिला है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कोलकाता में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CRIC हमने कसौली, है ना। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRIL लखनऊ में याद कर रखा है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में याद रखना, है ना। नारकोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, बताइए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PCI या ऑल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है नारकोटिक कमिश्नर। फर्स्ट एडिशन ऑफ IP वॉज पब्लिश इन द ईयर, IP के एडिशन से सारे के सारे पता होने चाहिए। फर्स्ट एडिशन 1955 है, उसके बाद 1966 है, उसके बाद 1985 है, उसके बाद 1996 है बच्चों। उसके बाद 7, 10, 14, 18 और लेटेस्ट वाला 2022 वाला। फर्स्ट हो गया, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। लेटेस्ट वाला कौन सा? नाइन्थ वाला, 2022 वाला। IP का फर्स्ट एडिशन 1955। BP का फर्स्ट एडिशन बताओ। BP का फर्स्ट एडिशन है 1864 और फर्स्ट USP वॉज पब्लिश्ड इन 1820। ओके, तीनों को याद रखना। USP वाला अभी रिसेंटली 2 बार पेपर में बना है, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन डी करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात हो रही है ऑफ ह्यूमन बॉडी, विच एपिथेलियल सेल्स को पेवमेंट एपिथेलियम कहते हो। भाई हमारा जो पेवमेंट मतलब कि टाइल लाइक अपीयरेंस होती है बच्चों इसकी, तो ये आपका स्क्वैमस जो होता है उसे आप सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्यूबॉइडल क्यूब लाइक होता है, सिलिएटेड जिसमें सिलिया होते हैं, कोलिनर कोलम लाइक सेल्स होती है, ये आपका स्क्वैमस हो गया, ऑप्शन ए हो गया। टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, तुमने किस चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करा? फॉर परचेस करने के लिए, एंड आइटम को रिसीव करा, उसके बीच का टाइम इंटरवल बच्चों वो हमारा लीड टाइम होता है। क्या बोलते हैं इसको? लीड टाइम कहा जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मेन मिनरल कोर्टिकोइड जो होता है बच्चों वो कौन सी? सेरोटोनिन दे रखा है, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन। आपका एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरल कोर्टिकोइड इन ह्यूमंस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड CC1X। देखो बच्चों, अगर लिखा है अदर देन CC1X, इसके की वर्ड्स क्या क्या हैं? अदर देन CC1X के लिए 20 आप लोगों ने पढ़ा। होलसेल कीवर्ड है एक, होलसेल के लिए आप भी लगा दोगे। अगर यहाँ पर रिटेल होता तो सिर्फ 20 रहता, होलसेल है तो 20 के आगे बी लगा दिया, रिस्ट्रिक्टेड होता तो 20 के आगे ए लगा देते, और क्या था? होलसेल विद मोटर व्हीकल 20 के आगे 2 बार बी लगा देते, है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका 20 याद रखना और उसके आगे बी लगाना। 20 होता अगर रिटेल होता, अगर CC1 की बात होती 21 करते, 21 सिर्फ रिटेल, 21 के आगे बी मतलब कि होलसेल की बात होती CC1 के लिए, है ना। CC1 के लिए मैंने तुम्हें 21 याद करना बताया। फॉर्म नंबर का वीडियो बहुत बढ़िया वीडियो बना रखा है, एक बार तुम देख लेना। फॉर्म नंबर तुम भूलना चाहो तो भी नहीं भूल पाओगे। बंडल ऑफ फीस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन। तो बंडल ऑफ फीस, पुरकिंजे, फाइबर, ऐसे नोड, ये भी नोड, सब किस में है भाई? हमारा जो हार्ट है उसी में तो होते हैं। फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसेप्टर इज GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में कौन सा आता है? देखो निकोटनिक, एस्टाइलकोलिन के मैंने तुम्हें बताया था निकोटनिक और मस्करेनिक, है ना। तो निकोटनिक तो LGIC लिगेंड आयन चैनल्स में, मस्करेनिक आपके GPCR में आते हैं। काट दो ऑप्शन को, GPCR पूछा है। इंसुलिन के टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है, काट दो ऑप्शन को। 5ST, देखो 5ST के सारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में एक्सेप्ट 5ST3 विच कम्स अंडर लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, काट दो ऑप्शन को। क्या बचा? गाबा बी, गाबा बी आपका GPCR में आता है। गाबा ए लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में था, गाबा बी GPCR में। तो गाबा बी को हमने BG से याद भी कर रखा है ना। याद आ गया? बिल्कुल आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, न्यूट्रोफिल स्क्वीज थ्रू द कैपिलरी वॉल्स इन द एरिया ऑफ इन्फेक्शन। इस प्रोसेस को मेरे बच्चों क्या कहोगे? याद रखना है, डायपेडाइसिस, इस प्रोसेस को हम कहेंगे। ओके, बाकी डीग्लूटिशन का मतलब तो क्या होता है? स्वेलोइंग। डीग्लूटिशन मतलब जो स्वेलो होता है, फूड को स्वेलो करना, निगलना, डीग्लूटिशन उसके लिए टर्म यूज करा जाता है। मेडिकेशन फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो सिंपली आपके क्या होते हैं? एंटीएमेटिक्स होते हैं बच्चों, एनाल्जेसिक्स, पेन किलर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन
बी करेक्ट है। क्लार्क फॉर्मूला ऑफ डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड, है ना। तो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के जो फॉर्मूलाज हैं उसमें एज पे बेस्ड होते हैं आपके, यंग्स, डीलिंग्स और फ्राइड्स एज पे बेस्ड होते हैं, और बॉडी वेट पे बेस्ड होता है आपका क्लार्क फॉर्मूला, जो कि ऑप्शन 1 में तुम्हें दिया है। फिर कह रहा फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपे वाज पब्लिश, अभी तो बताया तुम्हें 1864, है ना। यूएसपी के लिए 1820 बताया था, आईपी का पता ही है 1955। कार प्राइस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट, भाई विटामिन, कौन से विटामिन को, B12, एस्पार्टिक एसिड या विटामिन ए। तो विटामिन ए को डिटेक्ट करने के लिए हमारा कार प्राइस रिएक्शन यूज होता है। इसमें एंटीमनी ट्राइक्लोराइड होता है, ट्राइक्लोराइड, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड होता है इन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन, ठीक है। और ये ब्लू कलर देगा, ठीक है, ब्लू कलर याद रखना, कौन सा कलर आता है, ब्लू कलर। तो जितनी इंटेंसिटी होती है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो किसको डिटेक्ट करता है, ये विटामिन ए को, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। विटामिन ए को रेटिनोल तुम बोलते हो ना, विटामिन ए, है ना। बाकी कौन सा विटामिन आपको पता ही है भाई, एक ये क्वेश्चन बहुत आता है, फैट सोल्यूबल कौन सा, वाटर सोल्यूबल कौन सा, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। वैसे तो तुम्हें पता है बी और सी जो है वाटर सोल्यूबल होता है, अड़ैक, ADE के अड़ैक फैट सोल्यूबल होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन अभी आपका आया भी था, है ना, किस पेपर में बना हुआ था एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा सही हो गया, ब्लू कलर आएगा इसमें, है ना। और डिटर्जेंट HLB वैल्यू, अच्छा मैंने इसमें आंसर ही लिख लिया, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन है, HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट इन द रेंज ऑफ 13 to 15 हैज एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगर HLB वैल्यू 13 से 15 होती है तो वो कि कौन से टाइप के सर्फेक्टेंट होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, बिल्कुल करेक्ट, हमें आंसर दिख ही गया, हमने चीटिंग कर ली भाई, हमारा जो है आंसर ऑप्शन ए हो गया। इमल्सिफाइंग एजेंट्स लिख रखा है, वेटिंग एजेंट्स की 7 से 9 होती है, एंटी फोमिंग एजेंट्स की 1 to 3 या फिर 0.5 to 3, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन मिल जाता है ना। इमल्सिफाइंग एजेंट्स में कौन से हैं भाई, OW है या WO है, ये डिपेंड करेगा। अगर ऑयल इन वाटर वाले हैं तो इनकी ज़्यादा होगी, ऑयल इन वाटर वालों की, वाटर इन ऑयल वालों की कम होगी। तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 मैंने आपको याद करा रखा है ना। तो 3 to the 6, तो वाटर इन ऑयल वालों की 3 to 6 है, ऑयल इन वाटर वालों की 8 to 6 में थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल जाएगा, कहीं पर आपको भाई 8 to 17 भी मिल जाए, थोड़ा बहुत यहाँ पर 3 to 7 भी मिल जाए, ठीक है। तो आप जो ऐसे याद रखो, ठीक है, बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम आंसर बना लेंगे, ओके। डिटर्जेंट्स की 13 से 15 याद रख लिया हमने। नेक्स्ट सिप्रोफ्लॉक्सिन बिलोंग्स टू, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स में आपका ड्रग सिप्रोफ्लॉक्सिन आता है, जो क्या करता है बच्चों, DNA गायरेज को क्या कराता है, इनिबिट कराता है, सिप्रोफ्लॉक्सिन, है ना, फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। मैक्रोलाइड्स में आपके मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक जो होती है, लार्ज लैक्टोन रिंग इसमें होती है बच्चों। तो इसमें जो आपके कौन सी ड्रग आती है, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन, है ना, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये सब आपके मैक्रोलाइड्स हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ये सब आते हैं, है ना। तो ये दोनों प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं और ये DNA गायरेज को इनिबिट कराएगा। केमिकल कॉन्स्टेंट नटमग, 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 जायफल, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, फैमिली मिरिस्टिकेसी, मिरिस्टिकेसी। और इसके केमिकल को सैफ्रोल होता है भाई, सैफ्रोल, देखो नाम है सैफ्रोल, लगेगा तुम्हें कि सैफरन केसर में है, लेकिन नहीं, नटमग में है ना। एलिमिसिन और मिरिस्टिसिन, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन हैज लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होती है, किसकी, IgG की होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन G की लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होती है, किसकी, इम्यूनोग्लोबुलिन G की होती है बच्चों। G प्लेसेंटा को कौन सी प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली कौन सी, IgG होती है। लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ किसकी, IgG की है। सीरम में सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन IgG की प्रेजेंट होती है, ठीक है। बाकी IgM प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, IgM सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट IgM का होता है, पेंटामर की फॉर्म में IgM होती है। A और E तो एलर्जी रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। A सिक्रेशंस में प्रेजेंट होती है, जैसे कि टीयर्स में, सलाइवा में, कोलोस्ट्रम में, है ना, IgA याद रखा। इम्यूनोग्लोबुलिन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, भाई अब अमीनो एसिड, तुम आओ भाई, देखो अमीनो एसिड जो है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो जैसे कि देखो अभी तो तुमसे बना सेमी एसेंशियल, तो सभी को पता है ना, कौन सा, वेलाइन, हिस्टिडीन, एस्पेराजिन या सिरीन। तो देखो हिस्टिडीन और एक और है कौन सा, आर्जिनिन, ये दोनों क्या है, सेमी एसेंशियल है। सिरीन
के बारे में क्या खास बात है? OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में कौन सा आता है? सीरीन आता है और एक थ्रियोनिन आता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और बता दो एसिडिक में तो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड आता है। बेसिक बताओ, बेसिक अमीनो एसिड कौन से हैं? बेसिक में 3 होते हैं। हिस्टिडीन, जो यहाँ पर भी तुमने सेमी एसेंशियल में पढ़ लिया, हिस्टिडीन, आर्जिनिन जो सेमी एसेंशियल में आता है, 2 तो यही है सेमी एसेंशियल वाले। एक आपने लाइसिन और याद रखना लाइसिन। ठीक है, एक होता है ब्रांच और चेन अमीनो एसिड, ब्रांच और चेन अमीनो एसिड। इसमें आता है वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, VIL से याद रख लो, वेलाइन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से होता है? एरोमेटिक, फिनाइल एलेनिन होता है, टायरोसिन होता है, ट्रिप्टोफन होता है। PTT से याद कर लो बस, तो याद रहते हैं इनके लिए, कुछ तुम्हें निमोनिक की जरूरत है नहीं वैसे, है ना। और कुछ ठीक है, बाकी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल तो हमें पता होने चाहिए, उसके ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, बाकी जो है ये सेमी इसेंशियल पूछा है, हिस्टिडीन आप लोगों का करेक्ट यहाँ पर आंसर हो गया, जो कि सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। प्रेपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन इज बाय द प्रोसेस। हो वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर करोगे कैसे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फ्लैश डिस्टिलेशन, सिंपल है, कंप्रेशन। तो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे किसके लिए? प्रेपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए। ओके, क्रूड ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन। ल्यूकीमिया है ना, तो आपका जो एंटी कैंसर ड्रग है यहाँ पर, है ना, तो ये कौन सा है? सनाधतुरा, क्लोवे, विनका। तो सभी को पता है विनका जो कि किस में आता है? इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है विनका। सोर्स क्या होता है? कैथरंथस रोजेस। फैमिली क्या होती है? एपोसाइनेसी होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन होते हैं। इंडोल अल्कलॉइड्स में तुम्हारा विनका आता है ना। तो इसको ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट के लिए बच्चों में इसको यूज करा जाता है विनका को। तो ऑप्शन डी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। सना, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में सना, अलो, रुबाब, कैस्कर, ये सब आते हैं, है ना। और धतूरा ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में चला जाएगा। क्लोव, आपका क्लोव जो है यूजिनिया कैरोफाइलेस मिर्टेसी फैमिली क्लोव की। और क्लोव तो आपको पता है वोलेटाइल ऑयल वाले ड्रग में क्लोव आता है, इसमें यूजिनोल प्रेजेंट होता है। मेजर कैरियर प्रोटीन ऑफ एसिडिक ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम। भाई देखो, एसिडिक ड्रग जो होती है ना, एसिडिक ड्रग जो है मेरी एल्ब्यूमिन से बाइंड करेगी, और जो बेसिक ड्रग होती है वो अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिडिक ड्रग पूछा, एल्ब्यूमिन करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टोकोलिटिक। टोकोलिटिक तो होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? यूटेराइन रिलैक्सेंट होते हैं, यूटेराइन रिलैक्सेंट होते हैं। जैसे कि इसमें रिटोड्रिन आता है, आइसोसुप्रिन भी आता है ना, रिटोड्रिन आता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। बीटा 2 के ये एगोनिस्ट होते हैं। ओके, तो बाकी आइसोप्रिनालिन है, एड्रेनलिन है, डोपामिन है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 रिटोड्रिन करेक्ट हो गया। मतलब न्यू ड्रग, व्हेन इज द न्यू ड्रग NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन मेड, तो NDA कब फाइल करा जाता है? वंस द एनिमल स्टडीज आर डन एंड ड्रग इज डिक्लेयर्ड सेफ इन एनिमल्स। वंस द एनिमल स्टडीज एंड ड्रग इज डिक्लेयर्ड सेफ एंड इफेक्टिव इन एनिमल स्टडीज। आफ्टर द फेज 3 के बाद बच्चों, फेज 3 के बाद NDA फाइल करा जाता है। उसके बाद फेज 4 आता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस। ओके, तो आपका जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर TNF अल्फा इनहिबिटर एक्सेप्ट, है ना। रोमेटोड अर्थराइटिस के ड्रग का क्लासिफिकेशन याद है? उसमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर जो होते हैं उसमें TNF अल्फा इनहिबिटर्स होते हैं, TNF अल्फा इनहिबिटर्स होते हैं, और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में एनाकिंड्रा आता है। TNF अल्फा इनहिबिटर है सारे के सारे, एक को छोड़कर। TNF अल्फा इनहिबिटर में इनफ्लिक्सिमैब, अडालीमुमैब और इटानरसेप्ट आता है, तो एक्सेप्ट में बेसिलिक्सिमैब हो जाएगा, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन प्रोड्यूस मिड्रियासिस विदाउट साइक्लोप्लेजिया। देखो, आपका जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ना, जैसे कि एट्रोपिन हो गया, ट्रोपिकामाइड, होमाट्रोपिन, जो वो मिड्रियासिस कराती है लेकिन साइक्लोप्लेजिया के साथ में। लेकिन यहाँ पर है मिड्रियासिस विदाउट साइक्लोप्लेजिया अगर रिक्वायरमेंट है तो। एक तो तुमने फिनाइलएफ्रिन पढ़ी है, फिनाइलएफ्रिन याद रखते हो, है ना। यहाँ पर ऑप्शन में तुम्हें एफेड्रिन दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो गया एफेड्रिन। ओके, ए हाइपरटेंसिव पेशेंट रिसीविंग अ ड्रग वाई फॉर मैनेजिंग BP वॉज प्रिस्क्राइब TCA। देखो, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं रिसीविंग अ ड्रग वाई, एक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उसको एक ड्रग दी गई वाई, हमें इसका नाम नहीं पता। BP को मैनेज करने के, भाई हाइपरटेंशन है, BP पड़ा हुआ, BP को मैनेज करने के लिए ड्रग दे दी तुमने, ठीक है, कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होगी। अब उसको ना प्रिस्क्राइब कर दे TCAs, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब करे इस पेशेंट्स को। एज रिजल्ट देयर वाज एबोलिशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ वाई। अब ये TCA देने से क्या हो गया? इस ड्रग का एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन खत्म हो गया, अभी अपना BP को कंट्रोल नहीं कर पा रही।
कौन सी ड्रग है तुमने बताना है, कौन सी ड्रग है जो इस ड्रग का एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट को कम करा देगी। तो देखो ये ड्रग होगी कौन सी, एटेनोलोल है, कैप्टोप्रिल है, क्लोनिडीन है, डिल्टाजैम है। तो TCAs जो होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करा देते हैं। तो उसकी वजह से आपकी जो क्लोनिडीन थी ना बच्चों, वो अपना काम ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि ना क्लोनिडीन क्या है, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी रखता है। अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है। अब अल्फा को तो हमारे TCAs ने, हमारा जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है वो भी अल्फा को ब्लॉक करा देती है, तो इसकी वजह से अपनी क्लोनिडीन काम नहीं कर पाएगी। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन है बच्चों, ठीक है, ड्रग इंटरैक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखोगे क्लोनिडीन का एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन को एबोलिश करा देंगे आपके TCAs और एंटीसाइकोटिक ड्रग, क्योंकि ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं जहां पर हमारी क्लोनिडीन एक्ट करती है। ओके, सेंट्रल, ये बच्चों देखो यहाँ पर B गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा C आएगा, क्लोनिडीन। ओके, सेंट्रल सिंपैथोलिटिक में क्लोनिडीन पढ़ते हो। एल्जाइमर डिजीज मेनली बिकॉज ऑफ न्यूरो डिजनरेशन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन। देखो एल्जाइमर डिजीज में क्या, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस हो रहा है, तो मेमोरी के लिए हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, हिप्पोकैम्पस, सेरिबेलम। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा हिप्पोकैम्पस आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसा इन ECG P वेव कोरस्पॉन्ड टू फॉलोइंग इवेंट। P वेव, P ECG में PQRS T है ना, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव पढ़ते हो, ठीक है। P से एट्रिया का डिपोलराइजेशन, यहाँ वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, फिर वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो P वेव क्या समझाएंगी तुम्हें, क्या बताएंगी, P वेव कोरस्पॉन्ड टू एट्रिया का डिपोलराइजेशन बताएंगी भाई। ऑप्शन जो है 1 करेक्ट हो जाएगा। वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन बताएंगी, QRS कॉम्प्लेक्स, और वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन के लिए आपका T वेव होती है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग क्रेनियल हेल्पिंग अकोमोडेटिंग द आई फॉर नियर विजन। क्रेनियल का वीडियो बना रखा है, वो वीडियो देख लेना बच्चों, सारा क्रेनियल के बारे में अच्छे से आपको उपटा फगवा जो पढ़ते हो ना, है ना, फग VAH है ना। तो ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, पैथेटिक, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, है ना, ये सारी ग्लोसोफेरेंजियल, ये वैगस होगी, ये ऑडिटरी वाली कौन सी है, ये एसेसरी स्पाइनल है, लास्ट से जो सेकंड लास्ट है ये हाइपोग्लोसल है, ठीक है। तो ये सारी उसमें अच्छे से पढ़ा रखी है मैंने, वो पढ़ लेना। तो एकोमोडेटिंग आई फॉर नियर विजन, तो इसके लिए आपकी थर्ड वाली है, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक को छोड़ के ओक्यूलोमोटर है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। फॉलोइंग इज 4 जनरेशन सिफारोस्पोरिन। 4 जनरेशन में 2 बताए, सिफपाइन, सिफपिरोम, है ना, सिफपिम, सिफपिरोम 2 याद रखते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दे रखा है तुम्हें सिफपिम। सिफरॉक्सिम एक्सिटिल और सिफाक्लोर, ये आपके किसकी है, सेकंड जनरेशन की है। सिफ ट्राई एक्सोन, ये थर्ड जनरेशन वाली होगी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, फॉलोइंग मेटाबोलाइट इज यूज टू इनएक्टिवेट द वेसिकोटॉक्सिक मेटाबोलाइट लीडिंग टू हेमरेजिक सिस्टिटीज बाय अल्काइलेटिंग एजेंट्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बताओ कौन सा मेटाबोलाइट यूज करेंगे, क्या इनएक्टिवेट कराना है किसको, वेसिकोटॉक्सिक जो मेटाबोलाइट है जो हेमरेजिक सिस्टिटीज कराता है बाय अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो एंटी कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज करते हो, है ना। तो आपका साइक्लोफोस्फेमाइड और आईफोस्फेमाइड जो होता है ना बच्चों, अल्काइलेटिंग एजेंट्स है ना, तो इनका एक वेसिकोटॉक्सिक मेटाबोलाइट है जो हेमरेजिक सिस्टिटीज करा देता है। तो उसको इनएक्टिवेट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैसना। अभी पूछा क्या है, फॉलोइंग मेटाबोलाइट इज यूज टू इनएक्टिवेट द वेसिकोटॉक्सिक मेटाबोलाइट लीडिंग टू हेमरेजिक सिस्टिटीज। कौन सा यूज करते हो भाई, मैसना को यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये जो है जो ये क्या करता है जी, ये मेटाबोलाइट है उससे बाइंड करके उसको इनएक्टिवेट करा देता है और बाद में ये आपका जो है यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैसना बाइंड करेगा, इनएक्टिवेट करा देगा वेसिकोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफोस्फेमाइड और आईफोस्फेमाइड, ओके। ये खुद एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन में, ओके। ड्रग कवर्ड अंडर दिस शेड्यूल आर नॉट परमिटेड फॉर रिपैकिंग लाइसेंस। कौन से शेड्यूल की बात हो रही है, H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है, G में मेडिकल सुपरविजनल ड्रग के लिए, O में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए स्टैंडर्ड्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो गया, शेड्यूल C1 वाले ड्रग्स आर नॉट परमिटेड फॉर रिपैकिंग लाइसेंस, ओके। Requirement of factory premises for the manufacture of cosmetics are mentioned in the Drug and Cosmetic Rules 1945 under, okay। किसकी बात है, कॉस्मेटिक्स की बात हो रही है। तो जो शेड्यूल M है उसमें M1 M2 M3 तुमने पढ़े हैं, तो HCM से तुम्हें याद भी करा रखा है बच्चों।
तो सी से कॉस्मेटिक्स ऑप्शन 3 हो जाएगा। M2 की बात हो रही है, कॉस्मेटिक्स के लिए GMP की बात करोगे तो M2 हो जाएगा। ओके, और बाकी अगर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के GMP की बात है तो शेड्यूल T याद रखना। शिफ्टिंग फ्रॉम ट्राई माई प्रोडक्ट टू प्रेफर माई ब्रांड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डन एट वॉट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो आपका ग्रोथ हो जाएगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट एफिशिएंट हीट एक्सचेंज बिटवीन द पार्टिकल्स एंड फ्लोइंग एयर अकर इन द ट्रे ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड, रोटेटेड ड्रायर। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में होता है बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ड्रग प्राइस कंट्रोल और DPCO इज एन ऑर्डर issued by the government under the dash which enable it to fix the price of some essential bulk and their formulation। तो DPCO एक ऑर्डर है issued by government under the essential commodities act हो जाएगा बच्चों। बाकी अमेंडमेंट असेसरी नहीं होता, इथिकल नहीं होगा, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू IPNBP वेरी फाइन पाउडर इज वन इन विच, है ना। तो पाउडर की ग्रेड के ऊपर क्वेश्चन है, तो हमने पढ़ा हुआ है कोर्स मॉडरेटली फाइन होता है, उसके बाद फाइन और वेरी फाइन होता है। ये 10, 22, 44, 85 और 120 आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो वेरी फाइन की ही तो बात कर रखी है यहाँ पर, तो आंसर क्या लगाओगे? ऑल पार्टिकल पास थ्रू 120 नंबर सी से। ओके, जैसे नियोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो अभी आपने देखा टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड में आपके नियोमाइसिन आई थी, मैंने आपको बताया था ऑब्टेन होती है स्ट्रिप्टोमाइसिस जो है कौन सा? फ्रेडी। ऑप्शन जो है D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच बैक्टीरियल एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव। हमने पढ़ा था भाई फ्लोरोक्विनोलोन्स DNA गायरेज को इनहिबिट कराते हैं, जिसमें आपके सिप्रोफ्लोक्सासिन या फ्लोक्सासिन वाली ड्रग आती है ना। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में तो आपका क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टाजोबैक्टम आता है। एज रिडक्शन ऑफ सल्फासालाजीन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सल्फासालाजीन का एज रिडक्शन होता है, एंजाइम होता है एजो रिडक्टेज होता है। तो इससे क्या बनेगा? सल्फामिथोक्साजोल नहीं होता। सल्फापायरिडीन के साथ में बच्चों 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड याद रखना, है ना, 2 में कंफ्यूज मत होना। 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड सल्फापायरिडीन बनता है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। सल्फासालाजीन, ठीक है, तो इससे बनेगा 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड सल्फापायरिडीन, है ना। और ये किस में यूज़ करते हैं हम? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में इसका इफेक्ट आता है ना, इफेक्ट शो करती है सल्फासालाजीन। बाकी आपने पढ़ा सल्फासालाजीन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज़ करते हो। नेक्स्ट है ड्रग एक्सक्लूसिवली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ UTI, नाइट्रोफिरेंटोइन, जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन। आपका नाइट्रोफिरेंटोइन जो होता है बच्चों, ये यूज़ करोगे आप, यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है, UTI के ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे हम नाइट्रोफिरेंटोइन को। नेक्स्ट है रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट, तो इसे कहेंगे एंटीबायोटिक का क्या कहोगे? रेजिस्टेंस, कल्चर, स्पेक्ट्रम, नरिशमेंट। तो एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम कहेंगे, कहते नहीं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम है। जैसे इन विच अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आइसोलेट करा पेनिसिलिन को फ्रॉम ए मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम। सबसे पहली बात तो पेनिसिलिन हमारी किससे मिलती है? फंगस से मिलती है। तो जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसको डिस्कवर करा? पेनिसिलिन को। पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर करा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब जब इसने डिस्कवर करा ना, उस टाइम पे कौन सी उसने फंगस यूज करी? पेनिसिलिन नोटेटम यूज करी। अभी प्रेजेंट सोर्स क्या है? पेनिसिलिन क्राइसोजीनम है। कितने क्वेश्चन बता दिए। और इन विच ईयर? तो 1920 ईयर से 29, ऑप्शन 2 याद रखना। ओके, कह स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लोरमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एग्जाम्पल है विच फॉर्म ऑफ ड्रग? एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, बायोटिक वायरल। सिंपल एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है तुम्हारी ये सारी की सारी, है ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर दोज एंटीबायोटिक विच किल अ डैश रेंज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोनिज्म। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपका टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल पढ़ते हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में होती है, तो ये किल करती है वाइड रेंज, है ना, वाइड रेंज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोनिज्म। सिफालिक्सिन, सिफा वाले आपको पता है फर्स्ट जनरेशन में आता है सिफा वाले, तो सिफालिक्सिन किस में आएगा? फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन में आ जाएगा। बेसिट्रासिन इज प्रोड्यूस बाय, तो हमारा जो है बैसिलस सबटिलिस से प्रोड्यूस होगी हमारी बेसिट्रासिन, है ना। बच्चों सेल वॉल पे एक्ट करती है, सेल वॉल पे एक्ट करने वाले में पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन और आपका बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन, ये ड्रग मैंने आप लोगों को बताई हुई है ना। इन सिफालोस्पोरिन बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज्ड विद, है ना। तो आपकी जो बीटा लैक्टम रिंग होती है मेरे बच्चों, तो आपकी इस टाइप से होती है हमारी, ये बीटा लैक्टम रिंग होती है, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो होती है ना, उसमें बीटा लैक्टम रिंग के साथ थायाजोलिडिन रिंग है, और सिफालोस्पोरिन में बीटा लैक्टम रिंग के साथ में 1,3-डाइहाइड्रोथायाजीन सिस्टम होता है। ध्यान रखना आप लोगों ने, ऑप्शन बी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बैक्टीरियोस्टैटिक है। भाई बैक्टीरियोस्टैटिक जो ग्रोथ को इनिबिट कराते हैं, और बैक्टीरियाइडल जो होते हैं बैक्टीरिया को किल करा देंगे, मार देंगे बच्चों, है ना।
तो स्टैटिक में आते हैं आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो टेट्रासाइक्लिन क्लोरोफेनिक दोनों किसमें बैक्टीरियोस्टैटिक में आते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी पेनिसिलिन जो है आपके बैक्टीरियासिडल होते हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड भी साइडल होती है, और आपके ऑफ्लोक्सिन जो कि फ्लोरोक्विनोलोन से ये भी साइडल एक्शन रखती है, याद रखना बैक्टीरियासिडल होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है, टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकोल। विच एंटीबायोटिक इज नोन फॉर इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी एंड इनिबिशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करा रही है बच्चों, ठीक है, बाय इनिबिशन ऑफ 50S राइबोसोमल सब यूनिट, है ना। अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करोगे। वैसे ये सारा क्राइटेरिया कौन सी ड्रग फुलफिल कर रही है, वैसे तो आपकी क्लोराम्फेनिकोल भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी, 50S से बाइंड करेगी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा। एजिथ्रोमाइसिन, वैनकोमाइसिन तो सेल वॉल पे एक्ट करने वाली ड्रग है। सिप्रोफ्लोक्सिन जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स में डीएनए गायरेज को इनहिबिट करेगी। मीरोपिनम, इमिपिनम, मीरोपेनम, फेरोपेनम जो होते हैं आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आप वहाँ पढ़ते हो, तो वो भी सेल वॉल पे चला जाएगी एक्ट करने वाली। तो यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन जो है बच्चों हमारी मैक्रोलाइट्स में आता है, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ओकुलर ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, मोक्सीफ्लोक्सिन, टिमोलोल, किटोरोलैक या प्रेडनिसोलोन। तो आपका मोक्सीफ्लोक्सिन यूज करेंगे, फ्लोरोक्विनोलोन्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच सल्फोनामाइड कंबाइन विद ट्राइमिथोप्रिम, ट्राइमिथोप्रिम के साथ में कंबाइन करते हैं किसको, सल्फामिथोक्साजोल को, जो कि इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड में होता है। इसी को क्यों कंबाइन करा, क्योंकि इन दोनों का टी हाफ सेम होता है, अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स होता है, दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बट द कॉम्बिनेशन को ट्राइमोक्साजोल दिस इज बैक्टीरियासिडल होता है। ओके, तो कौन सा सल्फोनामाइड कंबाइन करा, सल्फामिथोक्साजोल। 5 रेशो इसका होता है, 1 रेशो इसको, 5:1 के रेशो में याद रखना। प्लाज्मा में इनका रेशो 20:1 हो जाएगा। ये 5 सल्फामिथोक्साजोल के लिए याद रखना, ये 20 सल्फामिथोक्साजोल के लिए याद रखना, है ना। ये क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए बता रही हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्वेश्चन में अच्छे से समझा पाई हूँ, है ना। और ठीक है, फिर अभी एक क्वेश्चन इसका आंसर आप दे देना, ठीक है। आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लैक मस्टर्ड, चेरेंटीन, सिनेग्रिन, प्रोनेसिन, अमेग्डालिन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों, ठीक है। इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आप लोगों ने फार्मा MCQ ऐप डाउनलोड नहीं करा तो बच्चों एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें, वहाँ पर भी टेस्ट सीरीज है, उसमें भी आपके MCQs की जैसे एग्जाम में आते हैं उसी तरीके से आप ऐप पर MCQs में टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। फ्री टेस्ट भी डाले हुए बच्चों, है ना, और बाकी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।